बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम 12th के एक छोटा सा वीडियो दे रहे हैं आपको, जिसका नाम है फंड फ्लो चैप्टर। FUND फंड फ्लो। फंड फ्लो चैप्टर ये 12th के लिए है और ये EPS का चैप्टर है। इसको बीकॉम पार्ट 3 में मैनेजमेंट में भी पढ़ना है फंड फ्लो, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पे ज़्यादा पढ़ना है, यहाँ पे कम पढ़ना है। बिगिनिंग स्टेज के लिए बीकॉम पार्ट 3 वाले भी थोड़ा सा देख सकते हैं, मगर ये पूरा उनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन केवल 12th के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। 12th की किताब में इस बार जो दिया है वो वर्किंग कैपिटल चेंज बनाने के लिए दिया है और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए नहीं दिया है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के दिया है। हम दोनों बताएंगे, ठीक है? तो चलिए पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जो नए बच्चे हैं वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और पुराने बच्चे शेयर करेंगे ताकि बनाया जा सके। देखिए, फंड फ्लो हम कहेंगे कि फंड फ्लो मेड विद द हेल्प ऑफ द टू वर्ड्स फंड एंड फ्लो। फंड का अर्थ होता है कोष और फ्लो का अर्थ होता है बहाव, है बहाव। दैट मीन्स कोष का एक सर्टेन पीरियड में जिस फंड में यूज कर लेते हैं, जहां जहां यूज कर लेते हैं उसको कोष प्रवाह विवरण कहते हैं। यहाँ सर्टेन पीरियड का मतलब एक अकाउंटिंग ईयर से है। तो कोष देखिए, जब भी कोई व्यवसाय करते हैं तो दो तरह के चेंजिंग होते हैं। एक नगद बदलाव होता है, यानी कैश के रूप में बदलाव होता है। आप कोई सामान परचेज करते हो, कैश का आउटफ्लो होता है। सामान बेचते हो, कैश का इनफ्लो होता है। तो जब प्रॉफिट या इनकम जनरेट होने लगता है तो फर्म भी रेज होता है। तो जब फर्म रेज होता है तो वैसे क्वेश्चन हम देखेंगे कि फर्म जो बना उस फर्म का भी कहीं इस्तेमाल हुआ या फर्म से कुछ हुआ। चलिए, इस क्वेश्चन में जो 12th का क्वेश्चन आता है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट यानी कोष प्रवाह विवरण से आप क्या समझते हैं। तो हम अभी बताएं कि राइटर है, इनका नाम है RN एंथोनी। RN एंथोनी महोदय ने लिखा है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट पीरियड ऑफ द इंक्रीज इंसिडेंट द इंक्रीज ऑफ द कैश रिसोर्स एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द सच सोर्सेस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब हुआ कि कोष प्रवाह विवरण इस बात को स्पष्ट करता है कि लेखांकन की अवधि में, माने अकाउंटिंग पीरियड में, किन साधनों में अतिरिक्त कोष प्राप्त किया गया है और इन कोषों का किन किन माध्यमों में अतिरिक्त व्यय किया गया, मतलब उसको लगाया गया, यूज किया गया। यूटिलाइजेशन सच एज द फंड, कहा ना? तो क्वेश्चन लिख लीजिए, कोष प्रवाह विवरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फंड फ्लो बनाने के लिए पहले आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए करंट एसेट्स का और करंट लायबिलिटीज का, यानी मैक्सिमम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पता चल जाता है। हम आपको क्लास में बहुत जगह लिखा चुके हैं करंट एसेट्स के बारे में और करंट लायबिलिटीज के भी बारे में। आइए कुछ करंट एसेट्स मोटा मोटी 5-10 बता देते हैं। अगर आप नहीं लिखे हुए थे पहले रेशियो वाले चैप्टर में तो लिख लीजिएगा। रेशियो का इसका सबका करंट एसेट्स एक ही जगह होगा। और करंट एसेट्स कहते किसको है, करंट लायबिलिटीज कहते किसको है, यह आपको हम पढ़ा चुके हैं 11th का चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स में। ठीक है, तो करंट एसेट्स क्या क्या हो, जैसे देखिए यार, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, BR, सन्ड्री डेटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, रॉ मटेरियल, WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूड इनकम, एक्यूड इनकम। ये कम से कम कुछ वर्ड्स हैं जो आप राइट डाउन कर लीजिए और याद रखें। इससे होगा क्या कि जब हम बनाएंगे सवाल आगे तो आपको सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। बता दिए। इसी तरह से आपको कुछ नोट करना है करंट लायबिलिटीज को। करंट लायबिलिटीज यानी शॉर्ट फॉर्म में CL कहते हैं, क्या क्या है। जैसे आपको होगा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, सैंडी क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ एनी, किसी भी चीज पर आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा तो यही हो जाएगा। डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, etc। ठीक है, इसके बाद अपने से आप लिस्ट बना लेंगे कौन कौन लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है, कौन कौन डिवेंचर्स, कौन कौन फिक्स शेयर होल्डर का पार्ट होता है, इसको बना लेंगे।
चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोस? कोस का क्या अर्थ होता है, ये भी तो बात है। फंड फ्लो स्टेटमेंट हमने बताया कोस का बहाव, तो फंड किसको कहते हैं, कोस किसको कहते हैं? तो क्वेश्चन कहता है कि कोस शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। संकीर्ण अर्थ में रोकड़ के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो अल्पकालीन वित्तीय नियोजन की विचारधारा पर आधारित है। व्यापक अर्थ में फंड या कोष शब्द का प्रयोग का आशय चालू संपत्ति और चालू दायित्व के अंतर से किया जाता है। चालू संपत्ति में से चालू दायित्व तो वर्किंग कैपिटल होता है। देखिए, जो किताब में लिखा ना, इसे नहीं समझिए। ये कहा कि CA माइनस CL, इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। कोष दिया है किताब में, इसको मैं नकारता हूँ सीधे से, कोष नहीं होता। कोष का मेरे विचार से जो डिफिनेशन होना चाहिए या जो मतलब होना चाहिए, वैसा प्रोविजन मतलब बचा के जमा करके पैसा रखना प्रोविजन होता है, व्यवस्था करना किसी भी फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए। तो उसके लिए जमा करके रखी गई संचय का अमाउंट कोष कहलाता है। जैसे आपको MBA करना है और आपको 4 लाख रुपया चाहिए, तो आप इंटर में गए और पर मंथ 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन करेंगे और इंटर में के बाद MBA करने चले जाएंगे, BBA करने चले जाएंगे। तो उसके लिए जो फंड जमा करते हैं ना, पैसा जमा करते हैं अलग से, उसी को हम लोग कोष कहते हैं। इसमें कोष लिखा है वो हम इन्वेस्टमेंट से कोष क्रिएट होता है और सेविंग से कोष क्रिएट होता है। नहीं, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें बनाने के लिए जो आपको कहेगा वो ये बनाने के लिए कहा था 3 खाता वर्ग इसमें बनता है। यहाँ जो बनाएंगे हम लोग कितने अकाउंट बनाएंगे? टोटल 3 अकाउंट बनाएंगे। पहला अकाउंट बनता है फंड फ्लो में, इसको कहते हैं शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज, शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज, यानी कार्यशील पूंजी में अंतर को करते हैं। इसीलिए शायद फंड का मतलब CA माइनस CL किया है, क्योंकि इसमें वर्किंग कैपिटल चेंज निकालते हैं ना, इसीलिए। नंबर 2 में करेंगे हम लोग, निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। ऑपरेशन में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। नंबर 3 में बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये 3 खाता खोलते हैं। तो आइए पहले आपको ये वाला सिखाते हैं, फिर ये सिखाते हैं, फिर ये सिखाते हैं। नहीं, तो पहले आइए शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है ना। ये बनाना बहुत आसान है। जैसे आप बनाना चाहेंगे शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज, तो इसके लिए पहले ऐसा कॉलम खींचना सीखिए। 1 2 3 एंड 4 बना लिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे ईयर, फिर ईयर, इंक्रीज है यहाँ पे, डिक्रीज, यहाँ पर्टिकुलर लिखो। पहले लिखना C। जैसे मान लो 2019 है 20 बढ़ के रहेगा 11 12 13 14 15 16 बढ़। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में उल्टा देता है, पहले दे देगा 20 बाद देगा 19। कोई बच्चा उल्टा बना दिया तो गड़बड़ हो जाता है। इसे जब एग्जाम में बैठी तब कम से कम वहाँ पे ईयर मिला लीजिए, ठीक ना। आई तो जैसे पहले CA लिखना है तो 4-5 C अपने मन से लिखते हैं। स्टॉक, डेटर, BR, बस इनको लिख देते हैं, है ना। और कुछ CL भी डाल देते हैं। तो चलो यहाँ पर स्टॉक लिखते हैं। स्टॉक मान लो 4000 से हो गया 4600, और ये 3000 से हो गया हमारा 2400, और 1000 से हो गया 2000। इस तरह से देखेंगे तो आपका जो स्टॉक यानी एसेट्स होता है वो RHS साइड में होगा, बैलेंस शीट में, और ठीक LHS जो होता है वो बाएं साइड में होता है। नहीं, यहाँ पर CL भर लेते हैं अपने से। CL मान लो भरते हैं क्रेडिटर, और से अमाउंट भर दो। 4000 से हो गया 4600 हो गया, और फिर BP भरो, BP 3000 से 2400 हो गया, और फिर आउटस्टैंडिंग रेंट भर देते हैं। ये मेरा 1000 से 2000। ये मैं यूं ही समझाने के लिए सेम अमाउंट लिखा हूँ, किताब में निश्चित तौर पे अलग अलग ही अमाउंट होंगे। तो करंट एसेट्स के साथ क्या याद रखना है कि संपत्ति बढ़े तब बढ़ाओ और घटे तक घटाओ, और डिक्रीज में उल्टा करना। क्या बता रहा हूँ मैं? एसेट्स बढ़ जाए तो बढ़ा दो, याद रखो। एसेट्स बढ़े तो
बढ़ाओ और घटे तो घटाओ, पर वही लायबिलिटीज के सेंस में उल्टा करना, बढ़े तो घटा दो, घटे तो बढ़ा दो। कोई भी एसेट्स अगर हमारे यहाँ क्रेडिटर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब होता है कि हमने माल तो खरीदा पर क्रेडिट सिस्टम में खरीदा, उधार सिस्टम में खरीदा। अगर नए सिस्टम नगद सिस्टम में खरीदेंगे तो मेरा कैश जाएगा, यानी जितना का स्टॉक बढ़ेगा उतने का कैश बढ़ेगा, तो क्रेडिटर कभी भी नहीं बढ़ेगा। याद रखना चाहिए हम लोग को, समझने की बात है। तो जैसे यहाँ पर देखिए स्टॉक 40 600 बढ़ गया, क्या बढ़ना होगा इंक्रीज, 600 यहाँ लिखो या टिक मारो, ये घट गया नहीं तो यहाँ 600 डिक्रीज कर देते हैं। यहाँ 1 से 2 ये बढ़ गया, 1000 यहाँ डाल दिया, यहाँ टिक छोड़ो। यहाँ पे क्रेडिटर ठीक उल्टा, यहाँ बढ़ा ना तो बढ़ गया तो घटाव में डाल, ये घट गया ना बढ़ाव में डाल, ये बढ़ गया ना घटाव में डाल। समझ में आया? तो ये लायबिलिटीज में उल्टा हुआ। एसेट्स का ठीक रिवर्स कहाँ होता है? लायबिलिटीज में होता है। अब हम कैसे समझें कि मेरा आंसर जो आया वो इंक्रीज में आया या डिक्रीज में आया? इधर का जोड़ देखिए 2200 है, इधर का जोड़ देखिए, इधर भी क्या हो गया मेरा 2200 आ गया, मतलब है ना। इस दोनों का अंतर कितना? 4 और 2 4 8 9000, तो ये भी हो गया 9000। 4 से 7 1 8000, तो ये भी हो गया मेरा 8। नहीं CA माइनस CL, यहाँ देखिए 10 और 6 6 12 16, 10 6 6 16, दोनों साइड क्या हो गया? यहाँ भी हो गया 2200, यहाँ भी हो गया 2200, अंतर नहीं हुआ था। क्या पर है? देयर इज नो चेंज। ये समझाने के लिए था। अब आइए दूसरा क्वेश्चन डालते हैं, अब देखिएगा वहाँ कैसे चेंज होगा। जैसे ये 4000 था और 4000 से मान लो ये 1000 हो गया, ये 3000 था और यहाँ से 6000 हो गया, ये 1000 था और यहाँ से 8000 हो गया, ये 4000 था, ये यहाँ से आपको 9000 हो गया, ये मेरा 7000 था, ये मेरा 3000 हो गया। कितना हो गया? 3000। ये मेरा 1000 था और ये मेरा 4000 हो गया। अब तो सारा बदल जाएगा, देख लिए क्या हो गया? सारा बदल जाएगा। आइए इसको बनाते हैं, एकदम स्मूथली आप समझ जाएंगे कि ये वर्किंग कैपिटल चेंज बनता कैसे है। दिक्कत हो ही नहीं सकता, दिक्कत हो जाएगा तो हमको यूट्यूब चैनल में आप मैसेज करेंगे, मैं आपका सही आंसर बताऊंगा, या मेरे टेलीग्राम लिंक पे मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा वीडियो में मैं डाल ही देता हूँ, 9304543904, आप वहाँ भी बात कर सकते हैं। अब देखिए स्टॉक में क्या बोले? बढ़े तब बढ़ाओ, घटे तो घटाओ। लायबिलिटीज में आपको ठीक उल्टा बोले हैं, नहीं? आइए स्टॉक में देखिए क्या हो रहा है, 4000 से 1000 हो गया, 3000 क्या हो गया मेरा? कम गया, डिक्रीज में डाल दिए। ये 3 से 6, 3000 क्या हो गया मेरा? बढ़ गया, यहाँ डाल दिए। अब 1 से 8 कितना बढ़ गया मेरा? 7000 बढ़ गया। तो 4000 से कितना बढ़ गया? 5। ये देखिए लायबिलिटीज में बढ़ा तो बढ़ा ना, घटा तो घटा ना, मगर यहाँ पे ठीक उल्टा, ये बढ़ गया ना, लायबिलिटीज क्या हो गया? बढ़ गया। तो बढ़ गया तो अपन लोग कहाँ लिखेंगे? डिक्रीज में यहाँ लिखेंगे। ये क्या 7 से कितना हो गया? 3, ये क्या घट गया? घट गया तो हम 4000 लिखेंगे इंक्रीज में। ये 1 से 4 बढ़ गया ना, बढ़ गया तो लिखेंगे डिक्रीज में, कितना लिखेंगे? 3000। ठीक है, तो क्या सीखे? बढ़े तो बढ़ाओ, घटे तो घटाओ। अब देखिए इसका जोड़ टोटल किधर ज्यादा है? 5 3 3 6 5 11000 इधर का हो गया, और 7 4 इधर का ज्यादा है। इधर का क्या हो गया हमारा? ज्यादा है 4000, 7 4 11 3 14000, यहाँ पे लिख दिए। इस 14000 को इधर भी लिख देंगे और 14000 से इसको माइनस कर लो। क्या कर ले? माइनस कर लेना है, नहीं? आप लोग घटा तो बढ़िया से जानते होइएगा। तो चलिए देख लेते हैं घटाने में कितना आता है वहाँ पे, और उसी अनुसार से हम लोग उसको डाल देंगे, नहीं? तो जरा देखिए कि इसमें तो 14000 जोड़ था, कैसे आया? सो देखिए 4 7 11 3 14, इसका जोड़ क्या? 3 3 5 3 8 8 3 11 14 तो है नहीं, पर ज्यादा वाला जोड़ को कम की तरफ लिख देना है और इसमें से इसको घटा देना है। तो 3000 घटा के आ जाएगा ना। ये कैसे आया? डिक्रीज साइड में आया। कहाँ से आया? इंक्रीज घटा के आएगा। इसको लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन WC। आ गया? अब चलिए इसका जोड़ निकालिए दूसरा मेथड से भी आप चेक कर सकते हैं कि मेरा बनाया गया सवाल सही है या गलत है। सही है तो कहाँ तक सही है, गलत है तो कैसे है? इसको देखिए 4 और 3 7 है 8, और ये 6000 है मेरे भाई, 60000 है।
हाँ आवाज में था। अब यहाँ पर देखिएगा 8 और 14 1 15 हो गया। और यहाँ पे देखिएगा 7 4 11 12 और 9 3 12 4 16। इस तरह से यहाँ पे आंसर आपको आ गया। अब देखते हैं आगे। चलिए यहाँ बहुत ज़्यादा साउटिंग है इसलिए 1 मिनट के लिए हम होल्ड कर दिए थे। अब देखिए अब कैसे समझेंगे कि इंक्रीज ही आएगा डिक्रीज है। पहले क्या करो, इसको हम लोग मानते हैं ए या इसको मानते हैं बी। यहाँ पर देखो वर्किंग कैपिटल चेंज WORK वर्किंग कैपिटल चेंज कैसे चेंज कर रहा है, इससे इसको माइनस करके यहाँ लिखो। जैसे 8 में से 12 पहले कितना था CA माइनस CA, कितना हो गया हमारा 4000 का डिफरेंस। ये कितने का डिफरेंस है आपको 1000 का डिफरेंस है ना। अब इसका अंतर जो है ना इसके बराबर होगा हमेशा। 1000 का डिफरेंस है ना, नहीं इसका अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पे डाल देते, यही होगा मेरा वर्किंग कैपिटल चेंज हो जाएगा है ना। तो आपको बनाने लगभग आ गया होगा। अब सेकेंड जो मेरा क्वेश्चन है वह निकालना क्या था, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। नहीं आइए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैसे होता है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में मतलब है, लिखेगा पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। ये प्रॉफिट ऑपरेशन लिखने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन जब भी बनाएंगे फंड फ्लो में प्रॉफिट ही होगा, कभी लॉस भी हो जाता है। नहीं फंड से ज़्यादा अरेंज कर दोगे एक्सपेंसेस तो हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, पहला क्वेश्चन प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर या पीरियड। यहाँ पे ईयर भी हम लोग डाल सकते हैं क्योंकि एक असेसमेंट ईयर तो होता ही है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड मतलब एक काउंटिंग पीरियड में जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको लिख लेंगे। इसमें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे। किसको ऐड करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में समझते हैं ना क्या क्या होता है, प्रॉफिट का CR बैलेंस वगैरह। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट तो हो ही गया, जनरल रिजर्व होगा है ना, उसको प्रॉफिट और सरप्लस में लाएंगे। जैसे जनरल रिजर्व मान लो, जनरल रिजर्व ये इंक्रीज करेगा बढ़ेगा, इसको यहाँ पर लिख के यहाँ पे जोड़ देंगे है ना, जोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे। फिर लिखेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस तो क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे मतलब जोड़ देंगे। नॉन क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब समझते हैं, मतलब इस अमाउंट के साथ जोड़ेंगे। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या क्या होता है, तो याद करो नॉन कैश वैसा खर्चा जो कैश के मोड में नहीं होता है, जैसा डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटेन ऑफ, नहीं अमोर्टाइजेशन ऑफ एनी इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट्स। एनी फिक्स एसेट्स, कोई फिक्स एसेट्स में अगर हानि होता है उसको हम लोग जोड़ देंगे। फिर देखते हैं एमार्टाइजेशन ऑफ एनी इंटेंजिबल एसेट्स, यानी इस बात को लिख सकते हो कि इंटेंजिबल एसेट्स रिटेन में कम हो जाएगा ना, उस बात को यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। एमोर्टाइजेशन भी केवल लिखाते हैं, एमोर्टाइजेशन आर भी लगाते हैं, इसलिए दिक्कत हम लोग नहीं रखेंगे, वो होगा हम लोग उतना आता है। और क्या क्या चीज जोड़ोगे इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस में जोड़ाएंगे हम लोग। तो देखता हूँ क्या क्या जोड़ा हुआ है। डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर, फिर लिखा था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ या इशू ऑन डिवेंचर, डिवेंचर, गुडविल रिटेन ऑफ, गुडविल रिटेन
ऑफ ETC। ये सारे अमाउंट को हम लोग इसमें लिखेंगे और यहाँ पर जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। फिर लेस करेंगे। लेस क्या कीजिएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर यही रहता कैश फ्लो का सामान, यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन गया। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग ऑपरेशन को बनाएंगे। यह लेजर फॉर्मेट में भी बन सकता है और स्टेटमेंट फॉर्मेट में बन सकता है। आइए क्वेश्चन बना के बताते हैं ताकि आपको समझ में बढ़िया से आ जाए। जैसे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या क्या छाप रहा है सो देखिए। 2 में लिख रहा है 2 सैलरी, 2 में लिख दिया 2 सैलरी कितना 30,000। 2 सैलरी एक्सपेंसिव, 2 सैलरी एक्सपेंसिव कितना आपको 10,000। 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना है 5500। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन ड्रॉ कर देते हैं। लिखते हैं क्वेश्चन, आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन लिखने करेंगे। देखिए वहाँ जो बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रहा है, इस क्वेश्चन में 2-3 तरह की खर्चा को मैंने मेंशन किया। पहले क्या मेंशन किया, सैलरी दिया और संडे एक्सपेंसेस दिया। तो ये दोनों खर्चा क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहाँ पे कैश का आउटफ्लो हो रहा है, यानी दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ द नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्योंकि हम लोग रेंट पेड करते हैं सैलरी जैसे है ना, और रेंट रिसिप्ट, तो कोई आपको किराया देता है ना तो नगद में प्राप्त होता है। और प्रॉफिट और मशीनरी, मतलब आपके पास कोई मशीनरी था जो ला पर बेचे होंगे तो वो नॉन कैश में आ जाता है। तो कैसे बनाएगा क्वेश्चन, कैसे बनाइएगा, पहले हमको छांटना चाहिए कि नॉन कैश लिस्ट में है कौन कौन। तो लॉस ऑन सेल ऑफ क्वेश्चन है, एक तो ये नॉन कैश है। फिर दूसरा नॉन कैश क्या है, ये नॉन कैश है। फिर दूसरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ ये होगा और डेप्रिसिएशन ये होगा नहीं। फिर इनकम, ये नॉन कैश है क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, उसको घटा देंगे, ठीक है ना। और देखिए क्या है, रेंट रिसिप्ट है नहीं 5,000। तो कोई भी इनकम होता है ना उसको हम लोग सबट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं। आइए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, पहले लिखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकालेंगे, स्टेटमेंट मेथड में भी निकाल सकते हैं और लेजर मेथड में भी आप निकाल सकते हैं। जैसे तो करते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, एनपी ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पर देखो एनपी कितना है 25,000 है, डाल दो यहाँ 25,000 और जो जिसको कट के इसको यहाँ पे जोड़ दो। जैसे अब जो रिजर्व है सर पर सही है नहीं, ऐड करो नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो क्या क्या आपको लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है कितने रुपया है 5500 रुपया। गुडविल रिटेन ऑफ, गुडविल रिटेन ऑफ कितना है आपको, वो आपको 8,000 रुपये का है। और फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटेन ऑफ, रिटेन ऑफ ये पीरियड क्या हो गया, ये कम हो गया। कितना कम हो गया आपको 2,000 रुपये का। फिर आपको क्या कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन, नॉन कैश में नहीं है, कितना 13,000 रुपये। जोड़ दो 13 तो 15, 15 5 20, 20 28,500, कितना हो गया 28,500, इसमें जोड़ दो, जोड़ोगे 53,500 रुपये। लेस नॉन कैश इनकम, क्या करेंगे नॉन कैश इनकम, जब इनकम को घटा दो। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने रुपए का है 10,000 रुपये का। और
फंड फ्लो स्टेटमेंट तो बनाना है नहीं, उसको हम लोग छोड़ देंगे। और इसमें लिख लीजिए रेंट रिसिप्ट और रेंट रिसिप्ट 15,000, 5,000 से 15,000 घटा दो, कितना घटा हो जाएगा 38,500। पॉजिटिव माना है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, क्या हो जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया, हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं, है ना। देखिए रेंट रिसिप्ट जो है ना, ये बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, इस वीडियो को इसी जाने देते हैं, यह क्यों नहीं होता है और क्यों होता है, इस पर आपको फिर चर्चा करेंगे, आगे बताएंगे। लाइक चैनल सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।